चलिए सेट हम लोग कर लिए थे बेटा। अब टाइप ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट। अच्छा, जैसे अभी अभी एक क्वेश्चन आया था, देखो बेटा, तो अभी जैसे क्वेश्चन एक आया था कि एक सेट है, हम अभी कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं, ठीक है ना, अभी एग्जांपल बाद में डिफिनेशन में आ रहे हैं। कुछ एग्जांपल लिखे, ऐसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स। बोलो ऐसा कोई एक्स है रियल नंबर जो अपने से बड़ा हो? ऐसा सेट है, सेट है, लेकिन ऐसा कोई एक्स बना है? ऐसा कोई एक्स नहीं बना है जो अपने से ही बड़ा है। लेकिन यदि इसी को हम ऐसे कर दे बेटा, यदि ऐसे कर दे, अच्छा यहां यदि दूसरा सेट एक ले, दूसरा सेट x such that x belongs to R और x to the power 2 plus 1, अच्छा 4 कर दें, प्लस 4 इक्वल्स टू 0। हाँ इधर देखिए तो बेटा कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, डिफिनीशन बाद में आ रहा है, पहले एग्जाम्पल समझ लो। इसी तरह यदि हम लिखे, एक और लिखे, x such that x belongs to n and x is less than 5 but greater than 4। ठीक है बेटा? अरे इधर थोड़ा सा गप सप बाद में। 4 x such that x belongs to z x is less than 9/2 बट ग्रेटर देन, अच्छा थोड़ा सा हम लोग चेंज कर दे, लेस देन 1/2 बट ग्रेटर देन 0। देखिए थोड़ा सा इस पे चर्चा हम लोग करें। सेट है, हम लोग डिफाइन तो कर दिए ना, हम लोग क्या बोले थे, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी डिफाइंड यदि कर देने से, ठीक है ना, सेट होगा। तो यहां जैसे देखे कि एक ऐसा ऐसे एक्स का समूह है जो रियल नंबर है, लेकिन बोला प्रत्येक एलिमेंट अपने से बड़ा होगा, कभी संभव है? इम्पॉसिबल है, फिर भी सेट बोला जाएगा। तो यदि हम लोग जैसे ये कौन सा दिया बेटा, हम लोग सेट रिप्रेजेंट करने के दो तरीका पढ़े थे, क्या था? सेट जो रोस्टर फॉर्म था और जो सेट बिल्डर। रोस्टर फॉर्म का एक और नाम क्या था? टैबुलर फॉर्म। तो ये क्या है? ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म दिया है। यदि रोस्टर फॉर्म में करने जाएं, अच्छा रोस्टर फॉर्म में जाएंगे हम लोग, एक और एग्जांपल लिख लें, एक और एग्जांपल लिख दे, एक और लिख लिए, x such that x belongs to n एंड यही लिख देते यदि ऐसे बेटा, यही लिख देते। और 6 नंबर ले लिए, यदि हम d नहीं लिखा है, अच्छा d यहां कर दे, d x belongs to r एंड अच्छा यहां कर दे इंटीजर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देखिए आइए हम लोग थोड़ा यहां, अच्छा एक और एग्जांपल ले ले, तब पूरा का पूरा आ जाएगा हम लोग का। एक सेट ले लें, x such that x belongs to r and x is less than 3 but greater than 2। यहां थोड़ा नजर डालते हैं, पहले इधर से आए, ये सब बाद में करेंगे। यहां तो बेटा कुछ तो एलिमेंट मिलेगा ना, बोला है ऐसा नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर ही जो 3 से बड़ा है 5 से छोटा है, कौन है वो? अच्छा एक एलिमेंट मिला बेटा, केवल एक एलिमेंट मिला है। इसको यदि देखें तो
इसको देखें तो क्या हो रहा है बेटा? अच्छा, इसको यदि हम फैक्टराइज करें बेटा, x माइनस 4 और x प्लस 1, यही ना? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4x माइनस 4, क्या क्या वैल्यू आएगा बेटा? आइदर और करोगे तो x का मान एक इंटीजर होगा और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ध्यान से समझना है, इंटीजर होगा और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो कौन कौन मान आ गया बेटा? -1 और 4। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये क्या हो गया बेटा? ओ बाबा रे बाबा, इसको तो लिख ही नहीं सकते हैं। क्यों? यहां तो एलिमेंट तो भी पता था, काउंट कर सकते थे, 1 है, न 2 है, न 3 है, न 10 है, न 20 है, कितनी संख्या है। लेकिन यहां यदि आपसे पूछा जाए कितने हैं, कितने हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें 2 और 3, मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है। आप इसको क्या किए बेटा? कितना डिवीजन कर दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 और 3, तो बोलोगे 10 ही है। लेकिन अभी इसको और मान लीजिए, इसको यदि हम मैग्नीफाइंग ग्लास से और इनलार्ज करें, उसको 10 टुकड़ा करो, इसी तरह सब 10 टुकड़ा होगा, फिर 10 टुकड़ा में प्रत्येक को हम फिर इनलार्ज करें, 10 टुकड़ा करें, यानी कहने का मतलब जैसे 2.1 गए तो इसके बाद तो 2.01 चलेगा, 2.001 चलेगा, 2.0, ये तो चल रहा है, सब तो 2 से बड़ा है, बड़ा नहीं है। तो ऐसे करके तो बाप रे बाप, दशमलव के बाद करोड़ों जीरो बैठा के 1 लिख दो, वो भी तो 2 से बड़ा है ना? तो इसका मतलब कितनी संख्याएं हुई? असंख्य संख्याएं है ना? अरे अनडिफाइंड नहीं, यहां अनडिफाइंड नहीं बोलेंगे। ये क्या है? यहां पे इनफाइनाइट नंबर सब पॉइंट्स हैं। इसके एलिमेंटों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 नहीं, इनफाइनाइट है। आप जैसे यहां बोल सकते हो काउंट करके बता सकते हो, यहां काउंट करके बता नहीं सकते। ठीक है, कहीं पाए 1 एलिमेंट, कहीं पाए 2 एलिमेंट, और कहीं पा रहे हो असंख्य है ना? लेकिन इनकी बात करें, जहां से शुरू किए थे, शुरू किए हम लोग घर भी बनाए, बड़ा इच्छा हुई, घर में जैसे बना लिए, देखे वो 1 ही एलिमेंट मिला, यहां घर बना लिए 2 एलिमेंट मिला, 2 ही लिख दिए। हम लोग यहां घर बनाए, बड़ा इच्छा थी कि कोई तो आए, लेकिन बोला कोई संख्या अपने से कैसे बड़ी हो जाएगी? कोई संख्या अपने से बड़ा हो जाएगा? संभव है? चेष्टा किए थे हम लोग, कुछ खोज कर लिखे, नहीं मिला, खाली रह गया। ये क्या हो गया? वेकेंट ही रह गया। फिर यहां देखा जाए, यहां दिमाग, यहां भी घर बना के रख रहे हैं। अब यहां देखने पे क्या पता चल रहा है बेटा? रियल नंबर है, एक्स रियल नंबर है, और बोल रहा है सम ऑफ 2 स्क्वायर्स, या ये भी पॉजिटिव यहां लिखा हुआ है। अब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव क्वांटिटी को कभी जोड़ेंगे 0 होगा। माइनस रहता तो भी एक बात समझ में आ रही थी, लेकिन 2 पॉजिटिव क्वांटिटी को कभी हम जोड़ेंगे तो 0 नहीं हो सकता है ना? इसका मतलब ये किसी भी एक्स के लिए पॉसिबल नहीं है। आप जबरदस्ती यदि निकालो, आप जबरदस्ती यदि निकालो, ना सर हम तो निकलबे करेंगे। अब तो x का मान क्या हो गया बेटा? प्लस माइनस रूट ओवर -4। ये नेगेटिव के अंदर तो आपको कोई नहीं बताया था माइनस। थोड़ा मान लीजिए हम धरी भी ले, तो ऐसी संख्या कोई बताइए जिसको उसी से मल्टीप्लाई करे तो -4 आए। हम लोग जानते हैं 2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। तो यहां एक नियम पता चला कि प्लस में प्लस गुणा करते हैं प्लस होता है। अच्छा, -2 में -2 गुणा करें तो भी प्लस आता है, +4। ऐसी कोई संख्या बनी है 2 सेम संख्या जिनको मल्टीप्लाई करे और नेगेटिव आ जाए? बच्चा क्लास से हम लोग पढ़ रहे, नेगेटिव कब आता है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पे। लेकिन यहां प्रश्न है क्या? दोनों सेम होने चाहिए, है ना? तो इसका मतलब वास्तव में ऐसी कोई संख्या नहीं है। ये दायरा हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। ये इमेजिनरी है, यानी ये हकीकत में संभव नहीं है, रियलिटी में संभव नहीं है, कल्पनाओं में संभव है ना? इसलिए इसको काल्पनिक संख्या भी कहते हैं।
चलिए वो जब आएगा तब। तो अच्छा, हम लोग का मनसा था कि इसमें कुछ तो आए मेंबर, पता चला यहां भी हम लोग फेल हो गए, कुछ नहीं भर पाए। तो जैसे घर बना था, मिटाएंगे थोड़ा नहीं, हमको ऐसे ही छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है खाली। यहां जैसे भर गया, यहां जैसे घर भर गया, और यहां तो क्या है, असंख्य है, वो भरा पूरा परिवार है सब, लेकिन यहां क्या है, खाली है। इसीलिए इसको कहते हैं क्या, ये जो 3 एग्जाम्पल, 3 नहीं 4, यहां भी देखो बेटा, कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 4 से बड़ा है, 5 से छोटा है, ये भी नहीं होगा। यहां भी देखिए क्या है, 0 से बड़ा और हाफ से छोटा कोई इंटीजर है। यदि हम इक्वल कर देते, यहां इक्वल कर देते तो आपका 0 आ जाता, 0 आ जाता। लेकिन यदि इक्वलिटी का साइन न दे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये भी खाली रह जाएगा। तो इसको कहते हैं एम्प्टी सेट। क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। ये जो चारों एग्जांपल है एम्प्टी सेट के हैं, या नल सेट। तो पहला ही टाइप आ गया, पहला ही टाइप क्या आ गया बेटा, नल सेट। ठीक है, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। और ये जैसे देख रहे हो क्या है बेटा, एक एलिमेंट है, तो इसको कहेंगे सिंगलटन, सिंगलटन सेट। बाप रे, नाम भी है सिंगलटन सेट। हाँ जी, अभी परिभाषा जब हम लिख दे रहे हैं तब A 1 2 3 4 आप लोग लिखिएगा उसमें, ठीक है ना। और ये बेटा क्या है, अब इसको ना डबलटन मत बोलना डबलटन नहीं बोलना है, जिसमें एक से ज्यादा है। अब बता सकते हो, नंबरिंग कर सकते हो कि 1 है, न 2 है, न 3 है, न 4 है, न 5 है, आप बता सकते हो। काउंटेबल नंबर, अ सेट कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज फाइनाइट सेट। एक इसका उदाहरण है, ये भी फाइनाइट ही सेट है, एक है, लेकिन इसको स्पेशल थोड़ा सा हम लोग बना दिए हैं, क्या, सिंगलटन सेट। इसको कहेंगे क्या, फाइनाइट सेट। और जहां पे काउंटेबल हमारे बस में है ही नहीं कि हम काउंट कर सके, अनकाउंटेबल है, जहां पे आप लेबल नहीं कर सकते कि ये 1 है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, आपके लेवल से परे है, यानी अनकाउंटेबल जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, चलिए तो लिखिए नल सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट। यानी टाइप बताने में इतना देर हो गया हम लोग को। ना ना, बोरिंग नहीं है बाबा रे बाबा, ये तो पूरा कैलकुलस का आधार है। हाँ, कैलकुलस से अब जो वहां इंटरवल पाओगे यहीं से गया है। चलो, ये बोल रहा है कि बोरिंग चैप्टर है। हाँ चलो लिखो, नल सेट, a set which has no element। लिखो नल सेट, और ये चारों एग्जांपल दे सकते हो, नल सेट या एम्प्टी। अच्छा, नाम से ही पता चल जा रहा है ना बेटा, a set having या which has, a set which has या having लिख दो, having no element एट ऑल, एक बार में एकदम है ही नहीं, ठीक है ना। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट एट ऑल इज नोन एज एम्प्टी सेट। ठीक है, या सेट विच हैज नो एलिमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये यदि कॉम्प्लेक्स लगे लैंग्वेज तो लिखोगे a set which has no element is known as null set या empty set। It is denoted by, it is denoted by phi। क्या पढ़ेंगे इसको, phi।
ठीक है ना। नल सेट को हमेशा किससे डिनोट करेंगे? फाइव। और उसका मतलब क्या होता है? फाइव मतलब क्या हुआ? फाइव लिखे खाली, कुछ नहीं है भीतर, कुछ नहीं है भीतर, ठीक है ना। तो अब ये 1 2 3 4 इसमें आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हम बोले, कुछ हम लोग ऐसे एग्जाम्पल बोले, जैसे देखो तो बेटा, आपको ऐसे लेबर खोजने हैं, ऐसे लेबर खोजने हैं जो दिन में 24 घंटा से ज्यादा काम कर सकते हैं, है ना। बोलो ऐसा मिलेगा एक भी? अरे दिन रात मिलाकर तो 24 घंटा होता है, 24 घंटा ज्यादा कहां से खटेगा? तो ये भी क्या है? नल सेट बोल सकते हो। ये इम्पॉसिबल सब है, लेकिन हम तो डिफाइन कर दिए उसमें कि कौन आएगा, उसके मेंबर को डिफाइन कर दिए, लेकिन हमको भाई मेंबर मिला ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? खाली रख देंगे। फिर बेटा, जैसे हम बोले आपको ऐसे ह्यूमन बीइंग को खोजना है अभी जो 300 साल से ज्यादा उम्र है उनका, जो अभी जीवित है, ऐसे ऐसे जीवित लोग, ठीक है ना, जिनकी उम्र जो है, जैसे हम लोग उम्र कैलकुलेट कर रहे हैं 300 एंड मोर है, ऐसा कुछ मिलेगा? कौन है रे? हाँ, आपको मुश्किल से मिलेगा 125, इससे ज्यादा संभव नहीं है, ठीक है ना। तुम्हारे बगल में है? अच्छा ठीक है। तो ऐसा बेटा हम लोग डिफाइन कर दिए, तो उसमें कौन कौन मेंबर होगा, तो ये मेंबर होगा। खोजने का एक भी मिला ही नहीं, यानी हमारा जो घर खाली रह गया। हम लोग एक सेल बनाए थे ना, ये सेल बना रहा है, खाली रह गया। सेल क्या रह गया? खाली रह गया, ठीक है। तो ऐसे सेट हुए एम्प्टी सेट। अब इसके बाद है सिंगलटन सेट, लिखिए। हाँ, ये 1 2 3 4 एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा उसको, ठीक है। अब यदि हम लिखे पहला टाइप, दूसरा टाइप है सिंगलटन सेट। A set which has only one element, a set which has only one element, ठीक है। A set which has only one element is known as सिंगलटन सेट। अब इसको डिनोट करने का कोई ये नहीं है। जैसे हम लोग लिखे बेटा A इक्वल्स टू, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, हाँ देखिए, अभी एक एलिमेंट है ना, कौन है? 0 है। एक एलिमेंट है, अब भले 0 है, मत बोलना कि 5 है ना। ये मतलब कि वैकेंट तो नहीं है। सेल हम बनाए, घर बनाए, और उसमें एक एलिमेंट आया है, एक एलिमेंट आया है, कौन है वो? 0। इसी तरह और कुछ एग्जांपल ले ले। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, 5 तो खुद एम्प्टी सेट है, लेकिन इसका मेंबर एक खुद हो गया है 5। इसका मेंबर एक 5 है ना। तो ये नल सेट नहीं, ये एम्प्टी सेट है, लेकिन ये जो नया हम लोग सेट बनाया उसका एक मेंबर कौन है? 5 है। तो ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट हुआ। बाकी अब जैसे लिख सकते हो 5 ए, है ना। और एक कहां लिखे हम लोग? ये भी उतार लो, है ना, ये भी उतार लो। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, जल्दी से नोट डाउन कर लो। फाइनाइट सेट। ऊपर वाला ये सब नोट डाउन कर लियो बेटा ना, ये ऊपर वाला नल सेट में चारों लिखना था, 1 2 3 4।
अब हम लोग करें फाइनाइट सेट। नाम से ही पता चल रहा है बेटा, फाइनाइट। फाइनाइट मतलब ऐसे समझ सकते हो, निश्चित संख्या, निश्चित है ना, निश्चित संख्या, यानी आप काउंट कर सकते हो। अ सेट विच हैज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी सीधे भाषा में यदि कहे कि हम लोग काउंट कर सकते हैं, एक है ना 10 है ना 20 है, काउंट कर सकते हैं। लिखिए अ सेट विच हैज, अ सेट which has countable number of elements, ठीक है ना, is known as finite set। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 3 4 है ना, 2 x such that x belongs to n, x is greater than less than 100 but greater than 1। देखिए यहां पे कहां से कहां तक चलेगा बेटा, 2 से लेकर 99 तक ना, काउंटेबल है। आप बोल सकते हो 99 एलिमेंट है। अब देखिए ये जो काउंटेबल आ रहा है, एक टर्म्स डिफाइन करेंगे हम लोग बाद में, कितनी संख्या है, कितने एलिमेंट है, आप बता सकते हो गिनकर, आप बता सकते हो गिनकर इसमें कितने एलिमेंट है, इसीलिए इसको कहते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है ना, आप इसको भी ले लो, ये भी लिख करके कुछ ऐसे, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में रहे, उसको टेबुलर फॉर्म में किया हो, ऐसा भी लिख लो। जैसे ये बेटा, यदि इसको हम लोग खोलेंगे बेटा, क्या आ जाएगा, 2 से शुरू होगा, 3 4 डॉट 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 99 है ना, लेकिन यहां से 99 ओमिट कर देते, मतलब ये नहीं लिखते एक से बड़ा और लिखते ही नहीं, तब क्या होता, तब असंख्य है तो, है ना। अब यहीं से आगे लिखो कार्डिनल नंबर। जैसे ही फाइनाइट सेट आया, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, यानी किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं। जैसे इसमें कितना एलिमेंट है बेटा, एक, तो इसका कार्डिनल नंबर हुआ 1। इसमें कितने एलिमेंट है, तो इसका कार्डिनल नंबर 2, इसका कार्डिनल यानी सिंगलटन सेट का कार्डिनल नंबर 1। ठीक है, यहां जैसे कितना है बेटा, 98, इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 98। यानी टोटल कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। हम लोग जब सेट बता रहे थे उस समय हम लोग क्या बोले थे, डिस्टिंक्ट शब्द यूज किए थे ना, एलिमेंट सारे के सारे डिस्टिंक्ट होंगे। जैसे उसका एक एग्जांपल हम लोग इंडियन लिखे थे, IINN, तो एक ही बार लिखेंगे उसको, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर लिखिए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट is the number of element in the set, total number of element in the set। cardinal number of a set is the number of एलिमेंट, नंबर ऑफ, टोटल नंबर यहां लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट, यानी उस सेट का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना, यही। अच्छा, यदि इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट,
नॉन एम्प्टी सेट में मतलब बेटा ए में कम से कम एक एलिमेंट है, खाली नहीं है। ए में कम से कम एक एलिमेंट है, खाली नहीं है। तो इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, देन कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज डिनोटेड एज, लिखेंगे ऐसे बेटा, एन ऑफ ए। इसको एन इंटू ए मत समझ लेना, हम क्या बोले हैं, इट इज डिनोटेड, हम लोग दर्शाते हैं, एन इंटू ए मत समझना, बार बार बोल रहा है। यानी ये क्या बोल रहा है, इसको क्या पढ़ेंगे, या तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। इसको और एक तरह से पढ़ सकते हो, रीड एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ठीक है, जैसे हम लोग लिखे कुछ एग्जाम्पल ले ले। ए दिया हुआ है 1 3 5 7 9, तो बोलो बेटा कार्डिनल नंबर कितना है, एन ऑफ ए कितना हुआ, एन ऑफ ए इक्वल्स टू 5। ओके, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन बना दिए। बी एक है x, x is the letter from the word हिंदी। ठीक है, तो पहले तो हमको क्या समझना होगा, ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, इसको पहले क्या करेंगे बेटा, अब देखें किस किस वर्ड से बना, HINDI। अब देख रहे तो हमको करना है डिस्टिंक्ट, तो AI आ चुका है तो अब नहीं लिखेंगे, है ना। तो कितना हुआ बेटा, कार्डिनल नंबर ऑफ बी 4, डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेना है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेना है। ठीक है, यदि इसी तरह यदि हम बात करें, एक लिए x is the vowel in the word महात्मा गांधी। ओ, है ना। अब ये तो वर्ड, अच्छा चलो महात्मा गांधी वर्ड है, हम ले लिए, क्या है, महात्मा भी लिख सकते थे। ना नहीं समझे, ध्यान से पढ़ो, हम क्या डिफाइन किए हैं, क्या डिफाइन किए हैं, हम लेटरवा नहीं बोले हैं, सारा अल्फाबेट भी नहीं बोले हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, वोवेल की, वोवेल है ना, A-E-I-O-U। तो कौन कौन है बेटा, ए है, अरे राम रे राम, दो ही निकला, दो ही निकला, नाम इतना बड़ा है महात्मा गांधी का, है, दो ही वोवेल से काम चला लिए, है ना, समझ में आया बेटा। एन ऑफ ए, ओ एन ऑफ सी, बाबा रे बाबा गड़बड़ हो जाएगा, एन ऑफ सी इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब यदि बोलते x इज द कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, तब आपका क्या आता, M H T, M तो आ चुका, 1 2 3 4 5 6, कौन कौन आता है, M H T जी, 4
5 6, h तो है ना 2 बार, तो 6 हो जाता है। क्या ये तो समझ में आ गया, कार्डिनल नंबर समझ में आया। चलिए अब इनफाइनाइट सेट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग बार बार इसको अब यूज होगा। एन पे कितना एलिमेंट है, कितने एलिमेंटों से वो सेट यानी उसके मेंबर की संख्या कितनी है। अब है इनफाइनाइट सेट, हाँ यही में लगा देने से तो हो गया इनफाइनाइट सेट। यहां बस कर दो अ सेट विच हैज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। आप काउंट, हाँ हम लोग ऐसे सोचे, हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते हैं, इतनी इनकी संख्या है। अच्छा यहां जैसे डिफिनेशन दिया है, अ सेट हुज एलिमेंट्स कैन नॉट बी लिस्टेड बाय द नेचुरल नंबर, यानी आप काउंटिंग करते हो मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर से काउंट करना। अब यदि कोई ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट को हम लोग नेचुरल नंबर से नहीं बता सकते 1 2 3, तो इसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, जैसे यहां से कुछ सेट ले हम लोग, अब आपको बताना है फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसको हटा दें, इसका एग्जांपल लिख दें। ओ ये वाला नोट हो चुका था बेटा, हाँ हम मिटा लेते हैं, बाद में पूछते हैं। हाँ चलिए कुछ एग्जांपल हम बोल रहे हैं। एक हम लिए a set of points which lies on a given straight line। कोई स्ट्रेट लाइन दिया है, उस पे जितने पॉइंट दिए गए हैं, सॉरी जितने पॉइंट हो सकते हैं सबका कलेक्शन। सपोज ये यदि हम धरे एक स्ट्रेट लाइन है, ये तो एक्सटेंडेड है ना बेटा। अच्छा एक्सटेंडेड ना भी दे, गिवन स्ट्रेट लाइन, आप लाइन सेगमेंट भी बोलो, लाइन सेगमेंट मतलब यहीं से शुरू यहां खत्म, इनफिनिट छोड़ो ना। अच्छा आपको लगे इतना बड़ा लिख दे, ये भी लिख लो, आपको मन करे इतना करो, इसमें भी असंख्य बिंदु है ना। आप जब पॉइंट पढ़ते थे तो क्या, अ ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज नो लेंथ नो ब्रेथ, है ना, तब तो ये तो मुश्किल है बड़ा दिखाना, इतना छोटा है वो, है ना, तो ये असंख्य हो जाएगा ना। इसके ऊपर कितने पॉइंट है बेटा, असंख्य है। मान लो ऐसे 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 करके हम लोग सोचे, ये तो भी तो बहुत बड़ा दिख रहा है, ऐसे कितने बिंदु आएंगे, ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। इसी तरह बेटा यदि हम बोले इस सर्कल के अंदर कितने पॉइंट हैं, सेट अ पॉइंट विच लाइज इनसाइड द सर्कल, उसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक्स वाई, थोड़ा भी अटपटा लगेगा ये, है ना, ऑर्डर पेयर हम लिख दिए हैं, घबराना नहीं है, एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, है ना। अच्छा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, थोड़ा ये अटपटा है। पॉइंट को हम लोग क्या समझते थे, पॉइंट को मतलब एक्स कमा वाई, 2 3 2 कमा 3 1 2 -1 माइनस, ऐसे करके ऑर्डर पेयर ना, तो वही ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर सेटिस्फाइंग दिस इन इक्वेशन अभी नहीं बोलेंगे, बराबर रहता तो इक्वेशन, यहां इनइक्वालिटी का भी साइन है। ठीक है, इसका मतलब ये दर्शा रहा है बेटा ना, ये दर्शा रहा है इसके ऊपर भी और इसके अंदर भी, जो इसके अंदर है जो पॉइंट, ऐसी कितनी संख्या है, ऐसे पॉइंटों की संख्या कितनी है, असंख्य है। अरे आप केवल इतना भी लिखते, इक्वेशन ही लिख देते, वो भी असंख्य है। ये इसके ऊपर कितने बिंदु हैं, यहां ऐसे ऐसे करोगे असंख्य बिंदु आएगा। थोड़ा सा हम लोग जनरल कर दें ये सब, यानी ये जो सेट है क्या है, इनफाइनाइट सेट है।
बहुत बिंदु है, आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल लिखते रहो बेटा कुछ। अच्छा अभी एक एग्जाम्पल वहां लिखे थे ना बेटा, x such that x belongs to R, x is less than 3 but greater than 2। तो ये क्या आया था, ये भी इनफाइनाइट सेट आया था, ये भी क्या आया था, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, अच्छा यदि हम एक दे, आपको बताना है अभी कि ये क्या होगा, फाइनाइट है ना इनफाइनाइट है। A set of PGT टीचर यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, वहां पे पोस्ट होता है, टीजीटी यानी ट्रेंड, और एक होता है पोस्ट ग्रेजुएट। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन केवी, बोलो ये फाइनाइट है ना इनफाइनाइट है। मान लो हम एक मिसाल के तौर पे बोले, केवी की संख्या गिन सकते हो कि नहीं। केवी मतलब केंद्रीय विद्यालय, हाँ कुछ और मत समझना, केवी मतलब केंद्रीय विद्यालय। अच्छा 12, वो बोल रहा है 12,000, मान लिए 12,000। मान लीजिए प्रत्येक स्कूल में डाटा होगा कौन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, तो बोलो काउंट नहीं कर सकते हो, काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, काउंटेबल नंबर रहने से क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट का कोई प्रश्न नहीं है ना। अब यदि हम बोले इसी तरह और एग्जांपल ले सकते हो। हाँ हम लोग जैसे बोले कि सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन द अर्थ। अब सोच रहा है अरे सबका पॉपुलेशन नहीं गिनता है, सब जो एग्जिस्ट करता है उसको तो काउंट ही कर सकते हो। अब भले ही जैसे हम लोग गिनते कि हम लोग का 140 करोड़ बोल रहा है सब, वो भले ही ज्यादा है लेकिन काउंट किया जा सकता है ना। उन लोगों का क्या पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंग वो लोग काउंट किया, 140 करोड़ आया, लेकिन हकीकत कुछ और है, लेकिन तो भी काउंट कर सकते हैं ना हम लोग। इंडिया काउंट हो गया, एग्जैक्टली फिगर मान लो पता चला, हम एक जैसे बात कर रहे हैं, और किसी एक पर्टिकुलर समय में काउंट किया गया, पता चला 200 करोड़ है, 200 करोड़ हम राउंड फिगर में कर दिए हैं, मान लो कि एग्जैक्ट निकला 200 करोड़। इसी तरह यदि उस समय, अब बोलोगे कि कुछ मर रहा होगा उस समय, कुछ जी रहा होगा, हम बोले एग्जैक्ट उस टाइम पे जो डेटा है वो बता रहा है कि कोई अभी जन्म नहीं लिया, कोई अभी, मतलब उस समय तक, यानी जो जन्म ले चुका है, जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी संख्या दिखा रहा है 200 करोड़। इसी तरह सब देश का निकलेगा। हाँ बोलो, सब देश का निकलेगा। तो टोटल जो पर्सन ऑन द अर्थ क्या हो गया, ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है ना। हाँ फाइनाइट हुआ, भले इसकी संख्या ज्यादा है, भले इसकी संख्या ज्यादा है, लेकिन फाइनाइट है। इसी तरह बेटा यदि हम बोले इस पे लाइन ट्रायंगल बनाए, सेट ऑफ ट्रायंगल ऑन दिस प्लेन, प्लेन मतलब हम भले इन दिस प्लेन बोल रहे हैं, प्लेन मतलब होता है वो इंफिनिटी तक चला गया है। अच्छा दिस प्लेन, ठीक है, ओके कोई बात नहीं। हम एकदम शार्प ले लिए पेंसिल, एकदम शार्प, छोटा छोटा बनाने लगे, माइक्रोस्कोप से भी देखो ऐसा बनाया कि खुली आंख से ना देखे, माइक्रोस्कोप से बनाए,
तो ऐसे करते करते तो बहुत सारा ट्रायंगल अलग अलग, कोई इक्विलेटरल, आइसोसेलस, है ना, तरह तरह का, राइट एंगल आइसोसेलस, ऐसे करके तो बहुत सारा बना सकते हैं ना, छोटा बड़ा बहुत सारा बना सकते हैं। अरे वो छोड़िए ना, हम यदि बोले छोटा सा एग्जाम्पल, उतना दूर नहीं जाना है, इसी में देखो इनफाइनाइट नंबर कैसे आ जाएगा। अच्छा, लाइन जो लाइन ड्रॉ करते हैं, आपको लग रहा है ना लाइन सर दिखाएं, ये तो बहुत मोटा है। लाइन खींचना प्रैक्टिकली, यदि हम लोग जब पढ़े थे उस समय लाइन का डिफिनेशन क्या था? विच हैज लेंथ, डिफिनिट लेंथ बट नो ब्रेथ, ब्रेथ नहीं होगा। अब वो अलग है, वो स्ट्रेट है ना कर्व है, उसके अकॉर्डिंग डिफिनेशन अलग अलग है। लेकिन जिसकी लंबाई तो है लेकिन मोटाई का पता नहीं चल रहा। अब बताओ, आप पेंसिल कितना भी शार्प करो और लाइन ड्रॉ करो, आप तो उसका मोटाई मेजर कर सकते हो, है ना। तो ऐसे असंभव है खींचना, लेकिन हम लोग दिखाने के लिए खींच देते हैं। तो अब यदि हम लोग बोले कि आप उसकी मोटाई को नेग्लिजिबल मान लो, तो ऐसे करके कितना हो जाएगा बेटा इसमें? एक देखिए, ये ट्रायंगल, अभी एक ये ट्रायंगल, ऐसे करते करते खींचो ना। अभी और सब दूर जाने की बात अलग है, ऐसे कितने खींच सकते हो लाइन? असंख्य लाइन जब खींच सकते हो तो ये ट्रायंगल असंख्य त्रिभुजों में बढ़ गया। ये जैसे एक त्रिभुज, फिर एक त्रिभुज, फिर एक त्रिभुज, ऐसे करके तो बहुत सारा ट्रायंगल बन गया ना। तो कितने ट्रायंगल हुए? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो इनफाइनाइट समझ में आया बेटा? अब हम लोग बात करेंगे, हाँ, हम लोग कभी किताब धरे हुए हैं कि हम लोग दिशाहारा मत हो जाए, कभी कभी बोलते बोलते दूसरे जगह ढुक जाएंगे, है ना। तो कम से कम कंटेंट में रहे हम लोग। अब इसके बाद आता है, मान लीजिए जैसे दो सेट लिए और भले एलिमेंट अलग अलग हैं लेकिन उनका कार्डिनल नंबर सेम है। दो अलग अलग सेट लिए, जैसे कहीं आया 1A और B निकाल रहे थे, आया X, ये इनका कार्डिनल नंबर सेम है ना बेटा। n ऑफ A A1, n ऑफ B 1, तो इनको कहेंगे इक्विवेलेंस सेट या इक्विवेलेंट सेट। लिखो, समतुल्य। इक्विवेलेंट का हिंदी क्या होगा बेटा? समतुल्य होता है ना, इक्विवेलेंट। हमको लग रहा है इक्विवेलेंट समतुल्य होगा, ठीक है। अच्छा, ज्यादा हम लोग, हाँ, अभी जैसे देखे बेटा, 1 नंबर 2 नंबर, आप लोग की एग्जाम्पल लिखते रहो कुछ, A B C, और यहां ले ले इंडिया, श्रीलंका, हाँ, बांग्लादेश, बांग्ला है देश, ठीक है। कितना है बेटा इसका कार्डिनल नंबर? 3। इसका कार्डिनल नंबर कितना है? 3। इनको हम लोग बोल सकते हैं इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। लेकिन इनके एलिमेंट अलग अलग हैं, इनके एलिमेंट अलग अलग हैं, ठीक है। तो लिखिए, A and B are two set, A and B are two non-empty set लिखोगे। A and B are two non-empty set, non-empty set। अच्छा, यहां लेट कर लो, लेट A and B are two non-empty set such that n of A equals to n of B, n of A equals to n of B, then A and B, are said to be equivalent, सेट लिख दिया, सेट,
इक्विवेलेंट सेट। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल लिख लो। अलग अलग फील्ड से आया है लेकिन इनका कार्डिनल नंबर सेम है, तो इनको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट। लेकिन अब जो हम लोग करेंगे इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट। देखो अभी टाइप ही पढ़ रहे हैं हम लोग, टाइप ही हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा एग्जांपल लिख लो। पानी थोड़ा पी लिया जाए। लिख लिया बेटा। चलिए अब इक्वल सेट। हाँ अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल सेट। इक्वल सेट तो दो सेट इक्वल होने के लिए, सबसे पहला कंडीशन है कि इक्विवेलेंट होना होगा। दो सेट इक्वल होने के लिए पहला ही कंडीशन क्या है? इक्विवेलेंट होना होगा। उसके बाद जैसे इक्विवेलेंट हो गया, अब उसके बाद प्रत्येक का घर खंगाल कर देखेंगे इसका मेंबर और उसका मेंबर सेम है कि नहीं। इसके जो मेंबर हैं दूसरे वाले का भी मेंबर वही होना चाहिए। तो लिखे इक्वल सेट। इक्वल सेट। उसी को हम लोग बोल रहे हैं, देखिए इफ ए एंड बी आर टू, अब यहां नॉन एम्प्टी अभी नहीं लिख रहे हैं, टू सेट such that every element of A, A के सारे एलिमेंट is also the element such that every element of A के सारे एलिमेंट is also the element of B। किसके एलिमेंट है? B के एलिमेंट है। and each and every element, ओ ये दोनों एक ही लेट दिए हैं, एलिमेंट, बाबा गड़बड़ हो जा रहा है लिखने में। एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ ए, देन A and B are said to be equal, said to be equal। that is हम लोग ऐसे लिखेंगे A equals to B, A equals to B, यानी ऐसे। ये हम लोग हर जगह A बराबर B नहीं लिख सकते। यदि कहीं पा जाए A के सारे एलिमेंट B में है, B के सारे एलिमेंट A में है, तो ऐसे एलिमेंटों को क्या, ऐसे सेट को क्या कहते हैं? इक्वल सेट। इसका मतलब बेटा क्या? इसका मतलब आप यहां लिख सकते हो पहली बात, यानी इक्वल सेट होने के लिए फॉर ए इक्वल्स टू बी, फॉर ए इक्वल्स टू बी कंडीशन क्या है? फॉर ए इक्वल्स टू बी के लिए पहला कंडीशन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, number of element in A equals to number of element in B, and दो नंबर X belongs to A implies, थोड़ा सही लिखना ठीक रहेगा। अच्छा, B and Y belongs to B implies
y बिलोंग्स टू ए। थोड़ा सा लाइन अटपटा हो जा रहा है। यहां यदि हम लिखे अच्छा, अभी फिलहाल के लिए ऐसे लिख लो कि जो x a में है वो b में भी है, जो x a में है वो b में भी है, और जो एलिमेंट b में है वो a में भी है। ठीक है ना? यानी इसको साधारण भाषा में बोले कि यदि मान लीजिए 3 एलिमेंट देखे, मान लीजिए a निकाले, कहीं सोर्स कोई दिया था वहां से a निकाले आया 4 0 -3, और दूसरे कहीं सोर्स से आप निकाले आंसर आया -3 4 0, सपोज ये आया, तो आप क्या देख रहे हो? दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, और क्या वही तो सारे एलिमेंट यहां भी है। तो आप किसी भी ऑर्डर में, हम लोग सेट की परिभाषा बताते समय बोले थे ऑर्डर की कोई बात नहीं, आगे पीछे लिख सकते हो। तो दोनों क्या हुए? इक्वल सेट हुए। ठीक है ना? हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेंगे। चलो, अच्छा, यदि आपको इक्वलिटी देखना है दो सेट का, तो सबसे पहला कंडीशन है कि आपको उनका कार्डिनल नंबर देखना होगा। दो सेट इक्वल है कि नहीं, यह देखने के लिए पहला ही कंडीशन क्या है? उनका कार्डिनल नंबर सेम है कि नहीं, उसके बाद ही हम इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल इसका करते हैं, कुछ इसका एग्जाम्पल करें। अच्छा, ये वाला जो लिखे थे, ये वाला लिख लो तो बेटा, जो अभी लिखे थे a इक्वल्स टू, आगे पीछे करके लिख लेना बस। जैसे a लिखे क्या था 4 0 -3, तो b लिख लो -3 4 0, तो a बराबर b लिख देना। ठीक है, चलिए कुछ सवाल झटपट में करके फिर नेक्स्ट हम लोग ऑपरेशन पे जाएंगे। इरेज कर दो बेटा। हाँ, ये टाइप मोटा मोटी हुआ है, मोटा मोटी बाबा, अभी और है का? अच्छा, चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। आपको एक सेट दे दिए, आपको बताना है कि ये फाइनाइट एम्प्टी सेट है ना क्या है, आपको बताना है एम्प्टी है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द following is are which of the following sets are empty set। चलिए, एक नंबर ले लिए a x स्क्वायर 2x स्क्वायर -8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू Q। बोलो ये बेटा एम्प्टी है कि नहीं? कैसे पता चलेगा? इसको सॉल्व करो। सॉल्व किए क्या आएगा? 2 मान आएगा, रैशनल बोला है ना। हाँ, यानी यहां जो ये दिया है, आप इससे मतलब नहीं है, ये सच दैट है, इससे 2x स्क्वायर -8 बराबर 0, जो यहां कंडीशन इक्वेशन दिया रहेगा उसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व किए बेटा, x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर क्या है बेटा? +-2, और रैशनल बोला है तो +-2 दोनों रैशनल है, तो इसका एलिमेंट क्या क्या है बेटा? -2 +2, तो ये क्या हो गया? A इज अ नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी बोला था, ये नॉन एम्प्टी सेट निकला। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर बी यदि ले ले, देखो तो बेटा, ये ना वहां देखो,
x क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, थोड़ा सा इसीलिए हम चेंज कर दिए। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जटिल संख्या, उसमें आई काल्पनिक संख्या भी रहेगी। आप जैसे इसको सॉल्व करते, थोड़ा थोड़ा हम लोग काल्पनिक संख्या में ढुक जाए, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर बाद में पढ़ना है, लेकिन पहले ही ढुक जाए थोड़ा सा। आप इसको सॉल्व किए, आप जबरदस्ती किए, तो क्या आया? x इक्वल टू प्लस माइनस ये, इसको कहते हैं बेटा, यदि रूट के अंदर -1 है, इसको कहते हैं आयोटा। आयोटा इमेजिनरी नंबर, आई कहीं लगा हुआ है, वो इमेजिनरी है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएगा। तो बेटा ये क्या हो गया? प्लस माइनस आई, ये ठीक है, इसमें है। अ कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन होता है बेटा, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ऐसे, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a प्लस आई बी। ए एंड बी आर रियल, ए बी रियल है। तो इस हिसाब से बेटा हम बोले थे, देखो पहले जब स्टार्टिंग में हम लोग किए थे, रियल नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बच्चा है ना? क्यों? क्योंकि यदि b 0 कर दो, 0 तो रियल नंबर है ना, तो ये क्या हो जाएगा? केवल a ही बचेगा। ए रियल है, एनी रियल नंबर हो गया, है ना? तो एनी रियल नंबर कैन बी रिटन एज दिस, 5 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस आई इंटू 0, कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख दिए, है ना? जो भी है ये इसमें है, इसको क्या लिख सकते हैं? 0 प्लस आई, 0 माइनस आई, ये सब किसका अंग है? सी का है। तो इम्प्टी कहां हुआ? इम्प्टी हुआ, यानी क्या क्या हुआ बेटा इसका? आई माइनस आई प्लस आई, और बोल दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए तो ओके है। लेकिन यदि सी को आर कर लेते, सी को आर कर लेते तब नहीं होता है। अच्छा चलिए फिर से भी आप लोग को चकमा देंगे, है ना? थोड़ा सा चकमा देंगे। यदि हम लिखे a x such that x belongs to n and x square minus 5, अच्छा यहां थोड़ा सा हम चेंज कर दिए, रैशनल कर दिए। x क्या है? रैशनल कर दिए। एन भी, एन क्यों? कोई दिक्कत नहीं, एन रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा उसे और प्रिसाइज कर दिए, रैशनल इक्वल्स टू 0। चलिए इसका उत्तर निकालिए, क्या आएगा? अच्छा वो 101% श्योर होकर बोल रहा है। हाँ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5, एक्स इक्वल टू बेटा प्लस माइनस √5, और ये क्या है? अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p बाई क्यू, वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0 ऑन p एंड q में भी एनी इंटीजर, यानी ऐसी संख्या जिसको हम p बाई क्यू के रूप में जबरदस्ती लिखना चाहें लिखे, लेकिन वो जो नियम है q 0 नहीं होगा, p q इंटीजर होंगे, नहीं होगा, हम जबरदस्ती लिख दिए 1, p बाई क्यू में हो गया, q ठीक है 0 नहीं हुआ, लेकिन ये इंटीजर कहां है? इंटीजर में हम लोग पढ़ते हैं √5 को, 5 को ना पढ़ते हैं। ये क्या है बेटा? इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर, यानी आप सीधे सीधे लिख सकते हो नॉट बिलोंग्स टू q। ये संख्याएं q में नहीं है। q में क्या है? p बाई क्यूब जैसा 1 2 3 सब 3/2 7/3 -7/5 इस तरह की संख्याएं हैं। तो इसका मतलब क्या बेटा? चेंबर तो बनाए कि फिलअप कर लें, लेकिन मनसा हम लोग का पूरा नहीं हुआ, इसलिए वैकेंट रख दे। ये एम्प्टी सेट है, A is an empty set। नेक्स्ट क्वेश्चन लें। Which of the following, which of the set अब जैसे हम यहां इरेज करें बेटा ऊपर वाला, इक्वल, इक्वल कर दें
तो हमको बहुत कम लिखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा चलो ना, सेट्स आर इक्वल, एक्चुअली पेयर होगा, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इज इक्वल सेट। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, हम 4 लिख रहे हैं, उसमें से कौन किसके बराबर आएगा आपको बताना है। एक नंबर a इक्वल्स टू 2 and -3, दो नंबर b इक्वल्स टू 0, 3, यहां ले लिए c, सी कहां से आ गया, 3 नंबर, एक ले लिए सेट बेटा, अच्छा c बराबर लिख दे रहे हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। और एटा के नेबो यहाँ क्या ले ले, b x such that x belongs to rational number x square minus प्लस x -6 इक्वल्स टू 0। देखो बेटा, देखो तो इनमें से कौन इक्वल है, कौन सा पेयर इक्वल है। अच्छा इन लोगों को लेकर तो कुछ नहीं, जैसे है एज इट इज रहने दो। यहां थोड़ा सा भूल हो गया है बेटा, x यहां कर लेना है, इंटू x बराबर 0। देखिए दोनों ही अलग अलग दिख रहे हैं, वो रोस्टर में है और रोस्टर में कौन है, ये है, वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो यहां से सॉल्व करो, यहां से सॉल्व किया जाए, क्या हो जाएगा बेटा, 3 नंबर के लिए 3 नंबर पहले सॉल्व करना पड़ेगा आपको, x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 0। x कॉमन ले लिए बेटा, x स्क्वायर -4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। x कितना आएगा, हाँ बोलो, 3 नंबर 2 के इक्वल से। अच्छा देखो बेटा, आइदर यहां से क्या पाओगे, आइदर x बराबर 0, x -3 बराबर 0, x -1 बराबर 0। तो क्या क्या मान आया बेटा, यानी c बराबर क्या आ गया, 0। तो देखिए वही है ना, भले आगे पीछे है। तो b और c क्या हो गया, हम लोग लिख सकते हैं b इक्वल्स टू c, ठीक है। उसी तरह 4 नंबर करो, हाँ हाँ, तो b a के बराबर आएगा, यानी a और b इक्वल सेट है। अच्छा ये दोनों इक्विवेलेंट सेट होंगे बेटा, क्यों, कार्डिनल नंबर यहाँ 2 है, यहाँ कार्डिनल नंबर 3 है। उनका नहीं पता चला तो बाद में निकाले तो पता चला, ठीक है। अच्छा कार्डिनल नंबर पता करने का तरीका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में रहेगा तो उसको कैसे करेंगे, टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अच्छा एक यहां से क्वेश्चन ले रहे हैं, यहां से किताब से आप लोग को भेज देंगे वाला।
CART। अच्छा, आइए लिख रहे हैं अभी। ए लिखे, देखिए x क्या है, x इज द लेटर फ्रॉम द वर्ड 10, ठीक है। और b जो है क्या है बेटा, बाबा लिखते लिखते लेदर हो गया। दोनों ही देखिए अलग अलग वर्ड है बेटा, दोनों ही अलग अलग वर्ड हैं, है ना। तो क्या दोनों इक्वल हैं? यहां क्या आया, TAN। यहां किए क्या आया बेटा, TAN। और ये भले अलग वर्ड से आया लेकिन इसके भी लेटर जो हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है इसको? तो इससे जुड़ा हुआ हम भेज देंगे। अब चल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। यहां तक कोई दिक्कत हुआ है? इरेज कर दें? अच्छा, अब एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आप लोग थोड़ा बताइएगा कि इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। हम लिखे अभी a इक्वल्स टू लिखे 1 2 3 4 5 और b लिखे x such that x belongs to z and x less than 10 but greater than less than 6। देखो तो बेटा, इक्वल सेट है, इक्वल सेट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा बढ़ा दिए, यहां बढ़ा दिए 8 कर लिए, 8 कर लिए। अब बेटा यदि उसको हम खोलें, इसको यदि करें तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ये तो पता चल रहा है ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए के सारे एलिमेंट बी में है। देखो 1 यहां भी है, 1 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है। तो हम लोग बोल सकते हैं ए कॉन्टेन्ड इन बी, ए कॉन्टेन्ड इन बी, यानी ए पूरा का पूरा तरह से बी में है, या उसी को दूसरे शब्द से बी कॉन्टेन्स, कॉन्टेंड नहीं, कॉन्टेन्स ए, यानी बी ए को धारण किए हुए है, बी ए को धारण किए हुए है ना। तो इसको कहेंगे हम लोग, यहां जैसे आपको पता चल गया कि ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो यहां फिलहाल हम लगा दे रहे हैं, हम लगा दे रहे हैं, इसी को लिखेंगे ए के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट बी में है ना बेटा। अभी देखिए एक नया चिन्ह आ गया, यानी सी मत समझना, ऐसे है ना। इसको कहते हैं सबसेट, सबसेट का साइन, साइन अप
साइन अ सबसेट, ठीक है ना। अब इसको ऐसे भी सोच सकते हो, जिधर मुंह बंद है और किधर मुंह खुला है, किधर मुंह बंद है किधर मुंह खुला है। यदि हम ऐसे रखते तो पता चलता बी बड़ा है ए छोटा है ना। अभी यहां समझ में आ रहा होगा कि जिधर मुंह खुला है वो बड़ा, जिधर मुंह बंद है ए। लेकिन ये बात तय है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। वो एलिमेंट कौन कौन है? वो एलिमेंट 6 है, वो एलिमेंट 7 है। तब इसको कहेंगे अभी जो हम लोग जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, सबसेट हुआ, ए इज द सबसेट अभी। चूंकि हम लोग सेट पता है, हम लोगों को सेट पूरा पिक्चर क्लियर है, तब हम लोग बोल पा रहे हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तब यहां बोलेंगे ये बड़ा है ना, इसको कहेंगे सुपर। क्या कहेंगे? सुपर से बड़ा है ना। और इसको कहेंगे प्रोपर सबसेट। वह सुपर सबसेट नहीं लिखेंगे, वो बड़ा है, वो धारण किए हुए है, वो इसको कंटेंट किए हुए है ना। तो उसको कहेंगे सुपर शब्द लगाएंगे। बी सुपर सेट, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग, ये तो बाद में आता, पहले सबसेट की संज्ञा हम लोग पढ़ें। सबसेट यानी ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट आया कि कोई सेट किसी में है। अब मान लीजिए यदि हम लिखते बेटा ए लिख देते 1 2 3, बी लिख देते 2 3 4 5, क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है? क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है? या उल्टा करके बी के कोई सारे एलिमेंट ए में है? ऐसी बात नहीं हो रही है, ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है। तो हम लोग यहां ये नहीं यूज कर सकते, यानी ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। यहां क्या पढ़ेंगे बेटा? इसको क्या पढ़ेंगे? ए रीड एज ए इज द, अभी फिलहाल सबसेट बोल रहे हैं, सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी। भले ही ए को प्रॉपर सबसेट कर रहे हैं, बी को सुपर सेट कर रहे हैं, लेकिन इसको क्या बोलेंगे बेटा? ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। क्यों? ए में 1 है, बी में नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग समझ लिए हैं कि तभी सबसेट बोल सकते हैं यदि ए के सारे एलिमेंट बी में हो, ए के सारे एलिमेंट बी में हो। चलिए सबसेट, if A and B are two set, सेट। अब देखिए यहां पता नहीं है ए और बी कितना कितना है, कुछ बोला है? वो तो एक एग्जांपल दे दिए, पता चल गया तो आप बोल दिए। तब वहां पे हम लोग थोड़ा दूसरा मार्क करेंगे। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट each and every element of A is also the element of B। A के सारे एलिमेंट B के भी एलिमेंट हैं। Each and every element of A is also the element of B. Then A is said to be a subset of B, and it is
अच्छा यहीं पे खत्म कर दे। इट इज डिनोटेड एज ए, ये जो लिखा हुआ है ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसको कैसे डिनोट करेंगे बेटा? ए लगाएं, लेकिन यहां बेटा ए और बी का पिक्चर क्लियर है। ए के एलिमेंट कौन है, बी के एलिमेंट कौन है, क्योंकि हम लोग जनरल डिफिनेशन कर रहे हैं। यहां जैसे पता चल गया था ए में कौन एलिमेंट है, बी में कौन एलिमेंट है, तो आपको पता चल गया बी में कुछ एक्स्ट्रा है, लेकिन यहां तो बोला नहीं हुआ है, केवल टू सेट बोला हुआ है, तो ए बी इक्वल भी हो सकता है। इसलिए क्या लिखेंगे, एक लाइन नीचे देंगे, इक्वल भी लिख देंगे, है ना। फिर भी इसका पढ़ने का यही होगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए और बी के बारे में पता नहीं है, उसमें कौन एलिमेंट है, इसमें कौन एलिमेंट है, बस ये पता चला है भाया एनी सोर्स ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए के सारे एलिमेंट बी में है। तो हम लोग बोलेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी, और कैसे लिखेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्लियर है बेटा? अब यहां आप लोग लिख सकते हो, यदि, अब यहां नोट करके या बादल बना दोगे, अभी हम लोग लिख दे रहे हैं, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी देन x belongs to A implies x belongs to B। अच्छा एक काम करो, तो ये हटा दे रहे हैं, इसको ऐसे समझ लो, A यदि सबसेट ऑफ B है तो ये इंप्लाई करेगा बेटा x belongs to A implies, ये क्या इंप्लाई करेगा, कोई एलिमेंट A में है तो वो B में भी होगा। थोड़ा सा यहाँ अटपटा लग रहा है, रहने दो, देन कर दे, बहुत काटाकुटी कर रहे हैं सर, है ना। दो उल्टा करके, यदि ऐसे पता चल जा रहा है, इफ x belongs to A implies x belongs to B, यानी x कोई A के एलिमेंट क्या बता रहा है कि B के भी एलिमेंट है, तो दिस इंप्लाइज, यहां कर दे, दिस इंप्लाइज, वो ठीक था, गड़बड़ नहीं था, A इज द सबसेट ऑफ B। ये याद रखना है बेटा, हम दो लिखा है, यदि सबसेट है तो निश्चय ही A के सारे एलिमेंट B में होंगे, यदि हम कोई एलिमेंट A में लिखे तो B में भी होंगे, या उल्टा करके हमें पता चल गया x बिलोंग्स टू A, बता रहा है कि नहीं x B में भी है, इसका मतलब A इज द सबसेट ऑफ B। अब आपको लिखे, आपको बताना है कि क्या लिखेंगे। मान लीजिए आपको पता चला है y belongs to B implies y belongs to C, तो बोलो बेटा ये क्या बताएगा? हाँ, B सबसेट ऑफ C, है ना। यदि ये पता चल रहा है x belongs to C implies x belongs to B, तो ये क्या बता रहा है बेटा? ऐसे समझने के लिए बोल रहे हैं, C इज द सबसेट ऑफ B। क्लियर है? सबसेट। अब तीसरा नंबर, इसका तीसरा नंबर, ये तो गड़बड़ हो गया, इतना लिखाई हो गया। अच्छा ऊपर मिटा के लिख दे रहे हैं, ऊपर नोट किए हो क्या तुम लोग? चलो तब ठीक है, हटा दे रहे हैं, फिर से एग्जाम्पल लगेगा तो हम लिख देंगे। तीसरा नंबर लिख दे रहे हैं बेटा, यदि कहीं से हमको पता चल गया, यदि कहीं से हमको, हाँ इसको थोड़ा ऐसे ऐसे कर लोगे, रिमार्केबल थोड़ा सा है ना, बादल बना लोगे। तीसरा नंबर यहाँ लिख दे रहे हैं, हाँ ये भी नया नया सीखे, वो भी PW से। वो देख रहे हैं कि मेरा बड़ा वाला ऐसे कर रहा, हम कह क्यों कर रहा, तो बोला पता चलेगा इंपॉर्टेंट कोई लाइन है। हम बोला अच्छा ठीक है चल, तो हम भी अपने में इंप्लीमेंट करेंगे। हाँ चलो बेटा, तो यदि हम धर ले, कहीं पता चला बेटा A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A, यदि कहीं पता चला A सबसेट ऑफ B है, इफ यहां लिख दे,
इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एज वेल एज बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए। क्या बोलना चाह रहा है? ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट भी ए में है, यानी कि वो वाला बतिया नहीं हो रहा था कि यहाँ पे 6-7 आ गया, यहाँ 6-7 नहीं है। बोला कि ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है। तो दिस इंप्लाइज इक्वल वेक्टर। अरे कहां से वेक्टर आ गया जी? ए इक्वल्स टू बी, यानी दोनों सेट क्या हो जाएगा बेटा? इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब जो इक्वल के लिए हम लोग कुछ देर पहले किए ना बेटा, इक्वल के लिए यहां से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहां से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब लिखिए, सबसेट तो जान गए। जब तक हमको पिक्चर नहीं क्लियर है कि ए में कौन कौन एलिमेंट है, बी में कौन कौन एलिमेंट है, तब तक हम लोग अंधाधुंध तीर चलाएंगे बराबर का, इसीलिए कहीं लग जाए न लग जाए, इसलिए बराबर का चिन्ह यूज करेंगे सबसेट के लिए। लेकिन जैसे ही पिक्चर क्लियर हो जाए कि ए के सारे एलिमेंट बी में तो हैं, बट देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना? तो लिखिए लिखिए प्रॉपर सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट। सुपर, यहां सबसेट सुपर सबसेट मत जोड़ लेना, उसको इम्प्रॉपर शब्द भी यूज कर सकते हो सुपर के लिए। ठीक है? अच्छा, let A and B are two set such that X belongs to A implies X belongs to B। यानी ये क्या बता रहा है बेटा? ए के सारे एलिमेंट यहां लिख दे। अच्छा, एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। जो जो ए में एलिमेंट है सब कहां है बेटा? बी में है। बट हम ये नहीं लिखे, नहीं तो थोड़ा लंबा हो जाता ना बेटा ये वाला। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ बी। थोड़ा अटपटा हो जाता, इसी अटपटा नहीं, ठीक था लेकिन लंबा हो जाता। हम ना लिख करके क्या बोले, उसी को x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b, ये हो रहा है। बट किसका साइन है? कुछ चिन्ह आप लोग नोट करते रहोगे और कहीं कहीं रिमार्क में डाल लेना। किसका चिन्ह है? उल्टा ही है। अरे बाबा रे बाबा। देयर एग्जिस्ट है ना, बट देयर एग्जिस्ट यानी कुछ ऐसे एलिमेंट संभव है। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, यानी कम से कम, एटलीस्ट वन वाई, एटलीस्ट अ वाई कर दें, वन ना करके एटलीस्ट अ वाई बिलोंग्स टू बी, बट वाई नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या बोलना चाह रहा है बेटा? ए के सारे एलिमेंट बी में है। अच्छा, यहां एंड बट तो एक बार लगा दिए है ना। बट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट अ वाई बिलोंग्स टू बी, कम से कम एक एलिमेंट बी में है। कम से कम यानी एक, इसका मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। खैर उससे मतलब नहीं, हमको कम से कम एक ही से मतलब है। यदि ऐसा कोई वाई पा जाए जो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट ए के नहीं हुए हैं। इसका मतलब बी इज द नॉट द सबसेट ऑफ ए। दैट इज यहां लिख सकते हो उसी के बगल में। यानी ये क्या बताना चाह रहा है बेटा? दैट इज बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। ठीक है?
देन सबसेट हो गया। ये हम लोग जान गए, यदि ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे तो सबसेट, यही बोला ना, ए इज सेड टू बी सबसेट, ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। लेकिन बी में एक एलिमेंट ऐसा टॉर्च लेकर खोज लिए कि वो ए में नहीं मिला। जैसे इसके प्रीवियस एग्जांपल में हम लोग 6 पा गए जो ए में नहीं था, 7 भी पा गए, ए में नहीं था। तो इसका मतलब उल्टा सत्य नहीं है, तो इसका मतलब वही लिख दे, बी इज द नॉट द सबसेट ऑफ ए। देन ए इज सेड टू बी, यहां साफ साफ पता चल रहा है एच में कम एलिमेंट है। ए इज सेड टू बी प्रोपर सबसेट ऑफ ए, सॉरी बी, प्रोपर सबसेट ऑफ बी। ए को क्या कहेंगे बेटा? प्रोपर सबसेट ऑफ बी। एंड बी इज नोन एज सुपरसेट, बी इज नोन एज, हाँ, सुपर सेट। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेकर समझा जाए। फुलजा सिम सिम, हाँ, इस चिन्ह को क्या कहते हैं बेटा, याद है ना? क्या पढ़े थे? इम्प्लाइज, है ना? हाँ, समीकरण में बहुत जगह यूज कर लिए, बोला गया था और यूज करो ओ आर या हिंदी में या, लेकिन सर जी ने कर दिया तीर, तो सब तीरे बनाता है। अब हम लोग जब पढ़ते थे तो तीर का कोई नामो निशान नहीं था, सब और या लिखता था। ठीक है, हाँ बेटा, हाँ, जैसे यहां एग्जाम्पल जो पहले लिए तो वही ले लेते हैं। क्या था बेटा? a इक्वल्स टू 1 2 3, छोटा ले लें, और b ले लिए बेटा 1 2 3 4, 5 भी ले लिए। क्या है, तो क्या पा रहे हैं बेटा? हाँ, यहां लिखना पड़ेगा आपको कौन सुपर है। अब पता चल गया कौन सुपर है कौन प्रोपर है, लेकिन कारण देना पड़ेगा। यहां देखिए x बिलोंग्स टू a, यानी x यहां से ले रहे हो, इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो इसका मतलब यह पता चल गया कि a इज द सबसेट ऑफ b। लेकिन बट 4 बिलोंग्स टू b नॉट इंप्लाइज, 4 belongs to B not implies 4 belongs to A। या इसको यदि काटने में असुविधा है तो यहां कर दो 4 belongs to B, यहां तब हटा दो, but 4 not belongs to A, या 5 belongs to B but 5 not belongs to A। Therefore क्या हो गया बेटा? यहां साफ साफ पता चल गया, तो ए हो गया आपका क्या? प्रॉपर, और बी हो गया सुपर सेट। ठीक है, यदि आपसे यहां बोलता क्या बी सबसेट है ए का, बी सबसेट है ए का, तो आप बोलते, आपको कारण भी देना पड़ेगा कि 3, जैसे ये 4 बिलोंग्स टू बी, आप जैसे अभी कर रहे थे, नॉट इंप्लाइज 4 बिलोंग्स टू ए। देयरफॉर यहां काट दिए, मतलब नॉट इंप्लाइज यानी बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो, बोलो। हाँ, अब चलिए कुछ, अब रिजल्ट सबसेट पढ़ लिए हैं तो कुछ हम लोग नोट लिखो। तो नोट यानी
इरेज कर दे बेटा इसको। इससे जुड़ा हुआ सवाल हम लोग अभी कुछ करेंगे। हाँ, नोट लिखिए। क्या हुआ, कितना बज गया है? ओ, अभी टाइम है 5-10 मिनट हम लोग पढ़ लें। हाँ हाँ, हो गया है, हम ज्यादा नहीं। हाँ, अभी हल्का सा। 1 नंबर बेटा नोट में लिख लो। 1 नंबर। अच्छा बेटा, 5। हाँ, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। मान लीजिए एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है। ए क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, तो बोल रहा है 5 उसका सबसेट होगा। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, जितने भी, चाहे वो नॉन एम्प्टी हो चाहे एम्प्टी हो, सबका सबसेट है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? अच्छा पहले लिख लें हम लोग, उसके बाद प्रूफ करेंगे। 2 नंबर, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट अपना खुद सबसेट है। ठीक है, पहले 1 नंबर को प्रूफ करते हैं। हम लोग धर लिए कि एक सेट ले लिए ए, एक सेट ले लिए ए, ठीक है ना? अच्छा, यदि हमको दिखाना है बेटा 5 इज नॉट द सबसेट ऑफ, थोड़ा सा उल्टा तरह से हम लोग चलेंगे। वो बोला है सबसेट दिखाइए, हम बोला है ना, हम उल्टा चलेंगे, सबसेट नहीं है। तो सबसेट नहीं है बेटा, तो क्या लिखना पड़ेगा? अभी पढ़े थे, सबसेट नहीं, बी सबसेट ए का नहीं है, तो बी में कम से कम एक एलिमेंट होगा, है ना? हम जबरदस्ती पकड़ लिए, हम बोले ना, हम तो बोलेंगे ना, नहीं है। 1 नंबर का प्रूफ ऑफ 1। let us suppose that अच्छा, यहां लिखना पड़ेगा ए बी अ, यहां लिख लो बेटा, ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, let us suppose that 5 is not the subset of A. 5 is not the subset of A. तो अभी जो पढ़े थे बेटा, ये लाइन ही क्या इंप्लाई कर रहा है बेटा? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1, एट लीस्ट, अच्छा 1 रहने दे, इसी तरह x बिलोंग्स टू 5, ठीक है, x बिलोंग्स टू 5 such that x not belongs to A। कम से कम 5 में एक एलिमेंट पाएंगे जो कि A में नहीं है। एटलीस्ट 1 x बिलोंग्स टू 5। अच्छा, यहां सच दैट न लिख करके एंड लिख दो, एंड x। अच्छा, एंड के लिए बेटा ऐसे भी यूज करते हैं, ये ऐसे भी यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आएगा तब हम बोलेंगे, अभी ऐसे ही लिखो, x बिलोंग्स टू 5 बट x नॉट बिलोंग्स टू A। इसका मतलब यही ना हुआ, इसमें है लेकिन A में नहीं है। तो जैसे ही एक एलिमेंट है बेटा, दिस इंप्लाई 5 इज अ नॉन एम्प्टी सेट। एक एलिमेंट तो तुम बोल रहे हो यार, देयर एग्जिस्ट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट है। और एम्प्टी रहने से क्या होता है? एक भी एलिमेंट नहीं है, फांका घर रहेगा। ये तो बोला कम से कम एक एलिमेंट तुम्हारे अंदर है। 5 is a non-empty set which contradicts, लेकिन 5 क्या है? empty है। तो this implies 5 is non-empty set which is a contradiction, विरोधाभास है, which is a contradiction
डिक्शन, यानी विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। क्यों विरोधाभास उत्पन्न हुआ बेटा? जबरदस्ती हम कर दिए इसके साथ। विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों? ये हम धर लिए क्या? ई सबसेट नहीं है। ये जो हम सपोजिशन किए हैं, जो लेटर सपोज लिखे, हम जबरदस्ती मान लिए कि नहीं है, तो नहीं होने से एक एलिमेंट आ गया, लेकिन 5 तो नॉन एम्प्टी है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब हम जो माने थे, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब बार बार बोल रहे हैं विरोधाभास, कि उधर नॉन एम्प्टी है और इधर नॉन एम्प्टी आ गया। तो ये क्यों विरोधाभास आ रहा है? क्योंकि हमने गलत प्रेडिक्ट किया है। दिस इंप्लाइज, यानी हम जो यहां हाइपोथेसिस यूज किए वो रॉन्ग हाइपोथेसिस है, जो माने हैं रॉन्ग है। दिस इंप्लाइज 5 सबसेट ऑफ ए। तो हो गया। फिर बेटा 2 नंबर क्या दिया है? लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। तो क्या दिखाना है बेटा? अच्छा, हम लिख रहे हैं नॉन एम्प्टी सेट। हम लिख सकते हैं बेटा x बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज x बिलोंग्स टू। नहीं लिख सकते हैं क्या इसको? अरे वही लाइन 2 बार लिख दे। x a में है, इंप्लाइज x a में है ना? उसको हम लोग जैसे बोलते गल गोदना, एक ही बात बार बार कहना, किसी को भ्रमित करने के लिए जो है एक ही लाइन बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, है ना? तो हम बोले x बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज x बिलोंग्स टू ए। अच्छा, ऐसा होने से हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? यानी यहां जो है क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। क्योंकि ए का पिक्चर क्लियर नहीं है तो हम ऐसे लिख दिए, है ना? ए इज द सबसेट ऑफ ए, यानी ये ए इस ए का सबसेट हो गया। तो हो गया ना, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हाँ, आज इतना ही रहने दे रहे हैं हम लोग बेटा, ठीक है ना? इस सवाल थोड़ा इसका कर लेना चाहिए था हम लोग को, लेकिन लेट हो जाएगा। अच्छा, हम कुछ भेज दे रहे हैं, तब तक तुम लोग करो। ओके, यहां भी इंटरवल बताना है। ओके।